जय हिंद दोस्तों। आज हम गुप्त साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी भी है। आपके ज्ञानवर्धन में भी बहुत ही सहयोगी साबित होगा। प्रश्न संख्या 1 की ओर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 की ओर है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, गुप्त किनके सामंत थे या किसके सामंत थे? इसका सही आंसर होगा कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? अच्छा, प्रश्न पूछने का ढंग और भी हो सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अच्छा, यह सूची अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किनसे संबंधित है, सो मिलान करना है। तो आप सीधा याद रखें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। दूसरा बिलसर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? यानी गुप्त शासक में दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? वह था आंसर उसका संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 की ओर है, इतिहासकारों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? यानी इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 की ओर है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? इसका सही जवाब होगा ओहोम स्तंभ लेख में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 की ओर है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। याद करते जाएं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा गया है, कविराज भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? यानी फाहियान चीन का निवासी था, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? इसका आंसर होगा चतुर्थ सदी में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका सही जवाब होगा राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 की ओर है, धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी कौन थे? प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र के चिकित्सक थे, यानी वह चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 की ओर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है।
प्रश्न संख्या 23 की ओर है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किस का विवरण नहीं मिलता है? याद कर जाइए, प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा बौद्ध धर्म के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका सही जवाब होगा आपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? इसका सही जवाब होगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। वेनसांग ने डॉट के राज्यों को देखा है? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः इनके का राज्यों को देखा है उसने, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? इसका सही जवाब होगा 16, 17 एवं 19 यानी सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। उसमें नंबरिंग की गई है 16, 17 और 19 जो है गुप्त काल से संबंधित है मतलब। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। गुप्त काल में भू राजस्व की क्या दर थी? याद रखिए, गुप्त काल में भू राजस्व की क्या दर थी? इसका सही जवाब होगा उपज का 6वां हिस्सा यानी उपज का 6वां भाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही जवाब है गुप्त वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही जवाब होगा प्रयाग अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। प्रश्न संख्या 35 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? 36 का सी होगा एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है बयाना जो कि भरतपुर राजस्थान से है यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। कथन और कारण से संबंधित यानी कथन देखिए, पहला कथन क्या है? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब कह रहा है यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही है। अब आर ए की सही व्याख्या करता है, बी वाला पार्ट कर रहा है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए और आर है ना, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप याद कर जाइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? इसका सही जवाब है ताम्रलिप्ति से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। गुप्त शासकों द्वारा
जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सो पूछने की कोशिश की जा रही, तो उसको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए यह क्या है, विशाख दत्त है ना, ऑप्शन चिकित्सा से संबंधित है, बारह मिहिर है ना, नाटक से संबंधित है, चरक खगोल से, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। इसका मतलब पहला का तो होगा विशाखदत्त जो है, विशाखदत्त नाटक से संबंधित है। आपको इसको मिलान कर दूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैचिंग में थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है, तो आप याद कर जाइए विशाखदत्त का संबंध किससे है, नाटक से। विशाखदत्त का संबंध किससे है, नाटक से है। दूसरा है खगोल विज्ञान से, बारह मिहिर जो हैं वह खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। चरक जो हैं वह चिकित्सा से संबंधित, और ब्रह्मगुप्त जो हैं वह गणित से संबंधित हैं। अब इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे आप, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे, यह ज्ञात होता है ऑप्शन नंबर बी से। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका भी जवाब याद रखिए, कुमारगुप्त। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त से संबंधित है। वीणा वादक समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ना। और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त से संबंधित है। यानी सबके सामने वाला बिल्कुल सही दे रखा है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादक समुद्रगुप्त प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त के से संबंधित है। यानी सामने जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा गया है, याद कर जाइए। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, इसका भी सही जवाब है। समुद्रगुप्त अश्वमेध प्रकार है ना। आगे देखते हैं प्रश्न सी में चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत बिल्कुल सामने सही है। और स्कंदगुप्त सक्रोपम, यानी यह भी सही है, यानी सामने वाला बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका सही वाला जवाब सामने जो है उसी को लिखना है। अच्छा, इस प्रश्न संख्या 47 की ओर है। शासक हैं और दूसरी तरफ पत्नी है, राइट है ना। चंद्रगुप्त प्रथम की शासक हुए और इनका जो पत्नी कुमार देवी, जो कि बिल्कुल ठीक सामने लिखा हुआ है, सही जवाब है कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, ठीक है। समुद्रदत्ता देवी और रुद्रसेन प्रभावती, बिल्कुल सही है। जो सामने लिखा हुआ है सही जवाब है इसके। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। रचनाकार और रचना। अच्छा, आर्यभट्ट की रचना जो है आर्यभट्टीयम है, यानी दूसरा धन्वंतरी नवनीतकम है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत है। बारह मिहिर पंच सिद्धांत, यह भी बिल्कुल ठीक सामने जो लिखा हुआ है वो आपका सही है। दूसरा जो है याद रखना है कि इसमें बिल्कुल ठीक सामने मिला हुआ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि परीक्षा में ठीक सामने ही आए, आगे पीछे भी आ सकता है। सो आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी रचना कौन सी है और इनके रचनाकार कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। सर्व राजो छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। 52 में भी मिलान करना है, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। ओके, भोक्ति प्रांत उपरिक, याद कर जाइए, इसका सही जवाब होगा उपरिक। विषय जिला, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक, बिल्कुल सही है। सामने जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। मैं बता दिया था अभी भी, और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं जो सामने अभी तो लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में कोई ज़रूरी नहीं कि ठीक सामने ही दे। हाँ, इस आपको याद कर लेना है कि इनके प्रशासक कौन थे, उनका प्रशासकीय विभाजन क्या था।
प्रश्न संख्या 53 की ओर है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। याद करिए 53 का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, यह किसकी उपाधि थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की थी उपाधि। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। इसका सही जवाब होगा 1 और 3 सही है, यानी इसका सही जवाब 1 और 3 सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको कथन पढ़ना है पहले, उसके बाद सत्य और असत्य की गणना करनी है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले तो कथन पढ़ लीजिए आप। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो अब आपको कूट में देखना है क्या दे रखा है। कूट में दे रखा है यहाँ पर 1, 2 और 3। कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब ये तीनों के तीनों सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका सही जवाब होगा ABCD सारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी जिसको आप कहें। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। अच्छा, भाग ए और भाग 2 को मिलाना है। कहता है कि भाग क्या होता है, यानी पार्ट 1 से पार्ट 2 को मिलाइए आप यहाँ पर। तो यह क्या दे रखा है यहाँ पर कि इस केस में निम्नलिखित युग में से असत्य कथन का चयन करें। अच्छा, असत्य कथन का भाग का मतलब होता है भूमि उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा, ठीक है। उदग्र, आपको असत्य कथन चयन करना है। तो यह तो सही दे रखा है। उदग्र एक प्रकार की भूमि कर था। ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर ही था। शुल्क विदेशी वस्तु के आयात पर कर, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग असत्य है? अच्छा, मेघदूत कालिदास, हर्षचरित बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्ष, ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? इसका सही जवाब होगा वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। दूसरा है योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कनद के शिष्य थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसका सही जवाब है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों न। तो इसका सही जवाब होगा केवल 1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रश्न संख्या 63 की ओर है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? याद कर जाइए, इसका सही जवाब होगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? याद कर जाना है, अपरहत कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही जवाब होगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी ऑप्शन पढ़ने हैं आपको। विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। यह
सही नहीं है, तो यह सही है दे रखा है, इसका मतलब यह तो पार्ट सही दे रखा है ना। दूसरा, इस काल में श्रम बिस्ट्री पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ, बिल्कुल सही। महारावली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ से विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, यानी यह भी सही है ना। इसका मतलब स्वराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यह आपका प्रश्न के अनुसार से गलत बताना था। इसका आंसर क्या होगा, यह सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी सब तो सही है लेकिन इसके असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही प्रश्न क्या है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? चोल को याद रखना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका सही जवाब होगा जहांगीर का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है, सो पूछा जा रहा है, अनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिए 74 का सी। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिप्ति से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। गुप्तकालीन भारत में महतर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? इसका सही जवाब होगा मुखिया के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? याद रख लेना है, इसका सही जवाब समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। कुमारग्रम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? इसका सही जवाब रेशम बुनकरों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो किसी प्रश्न संख्या 79 पर गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं, इसका सही जवाब होगा, आप देखिए पहली बात तो यहाँ पर आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम है ना, समुद्रगुप्त ये पहला पोजीशन ठीक लिखा हुआ है, दूसरा समुद्रगुप्त 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय फिर 3 और यह हो जाएगा 4 है ना, कुमारगुप्त है ना, ठीक है, और एक 5वां स्कंद, बिल्कुल सही है। ABCD जो बिल्कुल सही क्रम लिखा हुआ है इसका आंसर इसी क्रम में होगा, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी तरह से इसका आंसर होगा, राइट है ना। चलिए प्रश्न संख्या 80 की ओर है। गुप्त काल में बारहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? इसका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र पे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 81 की ओर है। प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? इसका सही जवाब होगा इत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रख लेना है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। ऊपर उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था? इसका सही जवाब होगा माधवगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 84 की ओर है। गुप्त काल में सती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? इसका सही जवाब होगा डी, एरन अभिलेख से मिलता है, इसलिए एरन याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, इसे किसी को भी दे सकता था। दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था।
और ब्राह्मणों को विशेषाधिकार को दर्शाता था। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में विदेशी व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो कि उज्जैन है। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? इसका सही जवाब होगा छापनक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? इसका सही जवाब होगा कुबेर नागा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। फाहियान का यात्रा विवरण का नाम है। इसका सही जवाब होगा फो क्यों की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतया होती थी? इसका सही जवाब विष्णु एवं शिव। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? इसका सही जवाब होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 की ओर है। भाग और बलि थे। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 94 की ओर है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? इसका सही जवाब होगा 242 ईयर्स एंड 241 है। इस तरह से आप याद कर जाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 94 का ए। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। गुप्ता अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस से निकला है? यानी इसका उद्गम कहाँ से है? लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि गुप्त वंश के इन प्रश्नों का चयन हमने बहुत सोच समझ के किया है और आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।